पाकिस्तान को कैसे और ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ रही। पूरे $20.70 प्रति MMBTU के भाव पर पाकिस्तान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीद रहा है। पिछले 4 साल का यह दाम सबसे उच्चतम स्तर पर है। आम दिनों में पाकिस्तान को कतर के साथ हुए समझौतों के तहत यही गैस महज $10 से $12 पर मिल जाती थी। यानी अपनी आवाम को अंधेरे से बचाने के लिए पाकिस्तान आज 73% से लेकर 107% तक ज्यादा कीमत चुका रहा है। खजाना पाकिस्तान का खाली है, विदेशी मुद्रा भंडार कौड़ियों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि महंगी गैस खरीदे बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। तो आज आपको बताएंगे कि कतर ने कैसे सिर्फ एक फैसला लिया और पाकिस्तान को एक बार फिर से कंगाली के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू हुई और एक हफ्ता भी नहीं हुआ तो पाकिस्तान में हालात कैसे बिगड़ना शुरू हो गए। कतर से सप्लाई रुकते ही पाकिस्तान बिलबिला उठा। पहले से ही कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अब अपनी स्थिति सुधारने के लिए मजबूरन $20.70 प्रति MMTU यानी कि मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के रिकॉर्ड दाम पर इमरजेंसी गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। दरअसल पश्चिम एशिया में दोबारा तनाव शुरू होने से पहले पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा की सप्लाई कतर से केवल $10 से $11 प्रति MMBTU की तय कीमत पर ही हो रही थी। इसके चलते पाकिस्तान के घरेलू बाजार में गैस इतनी पर्याप्त हो गई कि उसे एक्स्ट्रा गैस रखने के लिए या महंगे स्पॉट मार्केट से इसे खरीदने की कोई जरूरत पड़ ही नहीं रही थी। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ने के बाद हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ, कतर की गैस कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। फोर्स मेजोर यानी कि एक तरह से आपातकाल लागू कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर इसी गैस को लेकर। कतर की गैस सप्लायर कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि रास्ता बंद होने की वजह से हम आपको सस्ते जहाजों को पाकिस्तान नहीं भेज पाएंगे। जिसके बाद कतर से गैस सप्लाई ठप होते ही पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ने लग गई। गैस की कमी का असर बिजली उत्पादन पर पड़ा, जिससे देश के कई शहरों में मतलब पाकिस्तान के कई शहरों में 12 से 18 घंटे की बिजली कटौती का सामना लोग कर रहे हैं। इसका असर उद्योगों पर अब पड़ने लगा है। अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय खुले बाजार से $20.70 प्रति MMBTU यानी कि लगभग दोगुनी कीमत पर गैस खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि सरकारी कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने पेट्रो चाइना इंटरनेशनल को 1,40,000 क्यूबिक मीटर कार्गो की डिलीवरी के लिए टेंडर दिया। इसकी कीमत करीबन $21 प्रति MMBTU तय की गई। कार्गो हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने BP सिंगापुर की लगाई बोली $21.37 प्रति MMBTU के मुकाबले ज्यादा बोली लगाई। यह साल 2022 के बाद पाकिस्तान की ओर से NG कार्गो के लिए चुकाई गई सबसे ज्यादा कीमत है, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए गहरा संकट पैदा कर रही है। दरअसल कतर पाकिस्तान के लिए LNG का एक बड़ा सप्लायर है और उसका हॉर्मुज एकमात्र समुद्री निर्यात मार्ग है। और कतर के हाथ खड़े कर देने के बाद पाकिस्तान के लिए अब कंगाली में आटा गीला वाली सिचुएशन है। वहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, इतनी कंगाली है। और सोचिए कि जो गैस इंपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन दोगुनी से ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। अब आज के वक्त में पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे तो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान बदहाली के उस बवंडर का सामना कर रहा है जिसमें एक छोटी सी चिंगारी पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकती है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो पाकिस्तान में बर्बादी की दस्तक की तस्दीक करते हैं। आप जरा एक तस्वीर देखिए, ये देखिए POJK की तस्वीर है। जून 2026 से जारी विद्रोह अब एक गंभीर संकट का रूप यहां ले चुका है। पानी, गैस, तेल, बहुत छोटी छोटी जरूरतों की चीजें अब लोगों को नहीं मिल रही हैं और इसी के चलते लोग बगावत कर रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ आजादी के नारे को बुलंद कर रहे हैं और जिस पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वहां के हुक्मरान आजाद कश्मीर कहते थे, आज वहीं की आवाम गुलामी की जंजीरें तोड़कर भारत से मदद की गुहार लगा रही है। अब आपके सामने में दूसरी तस्वीर है। हजारों प्रदर्शनकारी कैसे मुजफ्फराबाद की ओर अपना मार्च शुरू कर चुके हैं, ये आपके सामने तस्वीर। मांग वही है, बिजली, गैस, पानी, मूलभूत सुविधाएं। और इन मूलभूत सुविधाओं के पूरे ना होने पर हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं वो आप इस तस्वीर में देखिए। लोग बसों में भर भर कर पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन को ताकत देने के लिए पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस आंदोलन को अब तक का सबसे जबरदस्त
इस्लामाबाद विरोधी विद्रोह कहा जाने लगा है। जरा ये तस्वीर आप एम्बियंस के साथ देखें। अब आपके सामने तीसरी तस्वीर। रात के वक्त पाकिस्तान की बर्बादी का नया चैप्टर पीओजेके की आवाम के हाथों लिखा जा रहा है। मुनीर की हैवान फोर्स के तमाम जुल्मों सितम और कत्लेआम के बावजूद लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। दिन में स्पीकर, बैनर और संगठित नारों के साथ बड़ी बड़ी रैलियां निकालकर लोग बुनियादी चीजों के लिए, बुनियादी अधिकारों के लिए, आर्थिक राहत और दमन को खत्म करने के लिए मांग कर रहे हैं। ये दिन की कहानी। लेकिन रात में क्या होता है, ये तस्वीरें आपके साथ। हजारों लोग फोन के टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज कैसे बुलंद करते हैं, ये तस्वीर भी आपको एम्बियंस के साथ देखना चाहिए। सिर्फ गैस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान इस वक्त गहरे बिजली संकट के दौर से भी गुजर रहा है। अपनी सरजमी पर आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक ऐसे भयानक अंधकार में डूब चुका है जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में अब बिजली का महासंकट है। शहरों में 12 से 18 घंटे तक का ब्लैकआउट होता है। उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए और उद्योग धंधे ठप हुए तो लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट है। सवाल है कि पाकिस्तान अचानक इस कंगाली की कगार पर कैसे पहुंचा। वैसे अचानक नहीं पहुंचा, लेकिन यह अचानक स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। यह कैसे हुआ, तो मैं आपको इसके कुछ कारण बताता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट का तनाव वर्तमान में पाकिस्तान के बिजली संकट की से बड़ी और सीधी वजह बन चुका है। पाकिस्तान अपनी बिजली बनाने के लिए मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी पर निर्भर करता है और इसका लगभग 90% हिस्सा कतर से लंबी अवधि के समझौतों के तहत आयात किया जाता है। हालांकि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप होने के चलते पाकिस्तान को मिलने वाली नियमित गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। नतीजा यह कि ईंधन के अभाव में देश के आधुनिक एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र ठप पड़ गए। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली संकट गहराने की एक बड़ी अंदरूनी वजह है उसके अपने घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में हो रहा लगातार गिरावट। एक समय था जब पाकिस्तान अपने प्रमुख गैस क्षेत्रों के दम पर ईंधन के मामले में काफी हद तक निर्भर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में नए गैस भंडारण की खोज ना होने के चलते और पुराने कुओं के खाली हो जाने के चलते घरेलू उत्पादन में पाकिस्तान में कमी आई। पाकिस्तान के घरेलू गैस क्षेत्रों के उत्पादन हर साल लगभग 7 से 9% की दर से घट रहे हैं, जबकि आबादी और औद्योगिक विकास के कारण गैस की सप्लाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इस भारी मांग और आपूर्ति के अंतर की वजह से पाकिस्तान की घरेलू गैस प्रणाली बुरी तरह से चरमरा चुकी है। साथ ही गैस की कमी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की बिजली उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से कहिए कि अपंग बना दिया है। इसके चलते देश के कई बड़े और आधुनिक पावर प्लांट्स पूरी तरह से ठप हो गए। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में आयातित एलएनजी पर चलने वाले हजारों मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट्स भी लगाए थे, लेकिन ईंधन ना मिलने के चलते अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स अब पाकिस्तान में कबाड़ के रूप में गिने जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के लगभग 6000 मेगावाट क्षमता वाले मुख्य एलएनजी बिजली संयंत्र या तो पूरी तरह से बंद हैं और या तो ईंधन की भारी किल्लत से अपनी क्षमता के महज 5 से 10% हिस्से पर ही वे चल पा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को और ज्यादा भयावह बनाने में हाइड्रो पावर उत्पादन में आई भारी गिरावट ने आग में घी का काम किया है। पाकिस्तान आमतौर पर बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपने तरबेला और मंगला जैसे बड़े बांधों से पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के प्रमुख बांधों में पानी का स्तर भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से बिजली बनाने के बजाय प्रांतों की सिंचाई और कृषि संबंधित जरूरतों को प्राथमिकता देने के चलते बांधों से पानी की निकासी बेहद सीमित हो गई और इसी दोहरी मार का नतीजा यह कि पाकिस्तान का बिजली उत्पादन अपनी कुल स्थापित क्षमता से काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन हो चुका है, यानी कि अपने निम्न स्तर पर आ चुका है। और आगे आपको दिखाएंगे योगी के दौरे से पहले संभल में कहां गरजा बुलडोजर, लेकिन उससे पहले दिन भर की सुपर 6 खबरें। मॉनसून सत्र को लेकर पक्ष और विपक्षी खेमे में बैठकों का दौर जारी। खबर है कि सरकार इस सत्र के दौरान 7 बिल ला सकती है, जिसमें वंदे मातरम, विदेशी चंदा कानून और इनकम टैक्स संशोधन के अलावा परिसीमन बिल भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और सपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां सरकार का समर्थन कर सकती हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ की सौगातों की बरसात की। हरियाणा की जिंद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गया। चंडीगढ़ को पीएम मोदी ने भारत के लिए विकास का मॉडल बताया, तो वहीं जालंधर में
रिमोट का बटन दबाकर जालंधर कैंट के साथ 75 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। बिजनौर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा उन्हें जिन्ना नहीं गन्ना पसंद है, इसीलिए गन्ने के दाम बढ़ाकर किसानों को फायदा पहुंचाया गया। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी माफिया, दंगा और कर्फ्यू से मुक्त है। अपराध रोकने में फेल सपा सरकार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाती थी, लेकिन अब कांवड़ यात्रा पर कोई रोक नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को भी हुड़दंग से दूर रहने की सलाह दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अभी और वक्त मांगा है। सोमवार को एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है। इधर अयोध्या पुलिस को आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड मिली है। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई। जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिलने से माहौल गर्मा गया। बंगाल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी और बाकी लोगों ने बांकरा की दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसे भारत के लिए काला दिन बताया। साथ ही काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। नवभारत सुपर 6 में अब वक्त अगली स्टोरी का। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। कल होने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज मुकरबपुर और मढ़न गांव में सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक ढांचों को बुलडोज करके ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम ने बंजर भूमि पर बने 312 वर्ग मीटर के अवैध इमाम बाड़े, मजार और मढ़न में कब्रिस्तान की 70 वर्ग मीटर जमीन पर बनी ईदगाह को जमींदोज किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से ठीक पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बलों की मौजूदगी रही। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ग्राउंड पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल के मुकर्रबपुर में आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ पर मुकर्रबपुर इलाके में जो अवैध एक इमाम बाड़ा और साथ ही साथ मजार बनाई गई थी, ज़मीन को कब्जा किया गया था, उसको आप देखिए यहाँ पर ध्वस्त करने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और यहाँ पर आपको जो बुलडोज़र है वो नज़र आएगा और यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बुलडोज़र की सहायता सबसे पहले ये जो गेट था इमाम बाड़े का उसको ध्वस्त किया गया और उसके बाद अब आप देखेंगे अंदर बाकायदा एक मजार बनी हुई है और उस मजार को भी यहाँ पर जो ध्वस्त है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो यहाँ संभल के अंदर देखने को मिल रही है और लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ में ही जो प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पूरा मजार है इसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। यह मुकर्रबपुर का पूरा इलाका है और यहीं पे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है इसको अंजाम दिया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर ये जो मजार है इसको यहाँ पर आप जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और इस मजार को अब आपको नजर आएगा कि बुलडोजर की सहायता से इस पूरे मजार को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। इधर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के दौरान संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल भी मौके पर मौजूद थे। उनसे हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने बातचीत की तो डीएम साहब ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। डीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितनी ये ज़मीन थी और किस तरीके का पूरा इलाका था? देखिए गांव मुकर्रबपुर है, तहसील संभल के अंतर्गत। यहाँ पर बंजर ज़मीन थी, लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास ज़मीन है जिस पे अवैध रूप से कब्जा करके इमाम बाड़ा और बाकी अन्य धार्मिक गतिविधियाँ की जा रही थी। तहसीलदार कोर्ट से प्रॉपर नोटिस देकर के सुनवाई की गई। सुनवाई में पक्ष रखने की कोशिश की गई लेकिन कहीं भी ये साक्ष्य नहीं मिला कि इस पे कब्जा जो है वैध है। कब्जा अवैध ठहराते हुए तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का ऑर्डर हुआ। उस बेदखली के खिलाफ वर्तमान में कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में विचारणीय नहीं है। इसको रखते हुए तहसीलदार कोर्ट के न्यायालय का अनुपालन आज यहाँ कराया जा रहा है और इस कब्जे को हटवाया जा रहा है। और आपको बड़ी खबर बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अयोध्या पुलिस को 39 घंटे की रिमांड मिली है। कल पूछताछ के लिए जेल से बाहर ले जाएगी पुलिस की टीम। जो जानकारी मिल रही है, इन्हें पहले भी रिमांड पर भेजा गया था और एक बार फिर से 39 घंटे की रिमांड 39 घंटे की रिमांड अयोध्या पुलिस को मिली है। तो इसमें कई सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेट पुलिस कर सकती है। खबर यह है कि पूछताछ के लिए जेल से बाहर पुलिस इन्हें ला सकती है और सारी चीजों को समझने की कोशिश पुलिस की ओर से की जाएगी।